ओम ओम व्रता जी। ओम 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 आपको मेरा कर्नाटक प्रणाम। के प्रणाम आदरणीय। कर्नाटक के हमारे सभी योगी भाई बहनों की ओर से आत्मीय स्वागत है। ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಆದರಣೀಯ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಕಳೆದ 2 ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿನೂ ತಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಪೀಠದ ಕೆಲವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ವರಿಷ್ಠ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಭಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದ ವಿಶೇಷವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸ್ವತಃ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಈ ಯೋಗ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆಯೋಣ। बहुत बहुत पुनः एक बार आपका स्वागत है आदरणीय। हमारे सभी जो साधक है, ये तीसरा बैच हम कर रहे हैं। 2 बैच के साधकों का आपका परिचय था। आज कर्नाटक प्रांत और हमारे जो कन्नड़ भाषी जो अन्य राष्ट्रों में भी रहते हैं, लगभग 15-16 राष्ट्र से भी साधक इस शिविर में जुड़े हैं। तो आइए, क्योंकि मैंने कन्नड़ भाषा में सबको थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन दिया, तो हिंदी समझते हैं, कोई बड़ी ज्यादा दिक्कत नहीं है। किसी को कोई दिक्कत होगी तो थोड़ा अंत में हम लोग उनका समाधान कर देंगे। तो आइए, परम पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य श्री जी के दिव्य आशीर्वाद से बहुत सुंदर तरीके से योग यात्रा आगे बढ़ रही है और आपका भी समय समय पर मार्गदर्शन हम सबको मिला है। इन सबको हमने है ना बेबी क्लास में एडमिशन करा रखा है 1 महीने के लिए। तो सब नन्हे मुन्ने बालक बन के आपकी एक एक बात को बहुत गंभीरता से और श्रद्धा भक्ति से सुनने के लिए तैयार है। आज आप सायं का सत्र प्रारंभ करें। ओम। आइए कमर सीधी कर लें, आंखें बंद, मन सहज, चित शांत करते हुए सबसे पहले मंत्रोच्चारण के साथ आज की चर्या का हम शुभारंभ करते हैं। लंबी गहरी श्वास भरते हुए ओम विश्वानि देवशविदुरितानि परासुवः यद्भद्रं तन्नवाशुवः। ओम अशतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ओम शांति शांति शांति। ओम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री के चरणों में मैं नमन करते हुए आज जो भी मैं चर्चा करूंगा परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी के वाणी को ही मैं बस केवल शब्द रूप दूंगा। बाकी श्रद्धेय स्वामी जी इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं और हम लोगों ने भी ये ज्ञान उनसे ही पाई है। तदुपरांत हमारे बड़े ही आत्मीय और संगठन के वरिष्ठ अनुभवी और कुशल योद्धा के रूप में हमारे आदरणीय भंवरलाल जी, जो लगातार जिनका स्नेह प्रेम हमसे बना रहता है और मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं, उसमें महती भूमिका हमारे आदरणीय भंवरलाल जी की है, जिनकी कृपा और आशीर्वाद से मैं आपके बीच 2 शब्द कहने के लिए उपस्थित हुआ हूं। विशेष तौर पर हमारे कर्नाटक के सभी प्रभारीगण
हमारे आज कार्यालय प्रभारी, सोशल मीडिया प्रभारी जो इस कार्यक्रम को हमारे और आपके बीच तारतम्य बना रहे हैं, उनका भी अभिनंदन और स्वागत है। कर्नाटक के हमारे सभी भाई बहन जो प्रशिक्षु के रूप में आज उपस्थित हैं, और जैसे आदरणीय भंवरलाल जी कह रहे थे कि 15-16 देशों से हमारे जो कन्नड़ भाषा के जो हमारे जानकार भाई बहन हैं वो भी जुड़े हैं। ये मेरे लिए बड़े गर्व का विषय है और मैं सबको हृदय से प्रणाम, नमन और वंदन करता हूं। आज जो मैं 1 घंटे जो आपसे चर्चा करने वाला हूं, उसके बारे में मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग कर दूं कि आज जो मैं चर्चा करूंगा वो योग और व्यायाम, एक्सरसाइज में क्या अंतर है, योग और एक्सरसाइज में क्या अंतर है, ये मैं चर्चा करूंगा। और योग का मनोदैहिक रूप में क्या परिवर्तन करता है, आज मैं इसकी चर्चा करूंगा। विशेष तौर पर यह पूरी चर्चा पूर्णतः विज्ञान पे आधारित होगा। इसको श्रद्धेय स्वामी जी ने एक पुस्तक बड़े ही विद्वत तरीके से उसमें उन्होंने चर्चा किया, विज्ञान की कसौटी पर योग, प्राणायाम रहस्य, योग साधना एवं चिकित्सा रहस्य, और थोड़ी सी बातें मैं चरक संहिता और सुश्रुत संहिता से मैं संयुक्त रूप से आपसे चर्चा करूंगा। तो आज के व्याख्यान इन्हीं संदर्भ में होंगे। मैं प्रारंभ करता हूं। 5 मिनट का समय अंत में रखा जाएगा। अगर आपके मन में किसी भी तरह के कोई प्रश्न आते हैं या कोई ऐसे शब्द मेरे जो आपको समझ में बात नहीं आई है, तो नाउ आई डिस्कस टू यू इन इंग्लिश एंड बट चूंकि मुझे कन्नड़ तो आती नहीं है, तो मैं इंग्लिश में आपको थोड़ा डिस्कस जरूर कर दूंगा। और कुछ अगर कोई संदेह हो तो आप नोट कर लेंगे उसको, और अंत में हम 5-10 मिनट का समय इसी कार्य के लिए रखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। बीच बीच में आदरणीय जहां जरूरत लगे कुछ शब्द अंग्रेजी के बोलते जाइएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि एक श्लोक आता है, अंतरम अक्षरम नास्ति ही, नास्ति मूलम न औषध्य। फिर मैं दोहरा रहा हूं, अंतरम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम न औषध्य, अयोग्य पुरुषो नास्ति ही, योजकः तत् दुर्लभम। बड़ा प्यारा सा श्लोक है ये। अंतरम अक्षरम नास्ति, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है, कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं है, कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं है। नास्ति मूलम औषध्य, और जितनी धरती धाम पर, इस धरा पर जितने प्रकार की औषधियां प्राप्त होती हैं, प्लांट्स प्राप्त होते हैं, सब में औषधीय गुण होता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें गुण ना हो, कोई ऐसा अक्षर नहीं जो मंत्र में नहीं आता हो, कोई भी ऐसा प्लांट पौधा नहीं है जो जिसमें औषधीय गुण ना हो, कोई भी ऐसा पुरुष मतलब व्यक्ति नहीं है जिसमें दिव्य गुण कोई ना कोई ना हो। और साथ में इसके लिए सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि इसके योजक का पता होना चाहिए, इसके नॉलेजेबल पर्सनैलिटी की आवश्यकता है, जो ज्ञान को रखा। उसको गुरु आप कह सकते हैं, उसको आप वरिष्ठ कह सकते हैं, अध्यापक कह सकते हैं। तो उनके द्वारा यह बात कही, जैसे आप सब कुछ जानते हैं, मैं कोई भी ऐसी चर्चा नहीं करूंगा जो आप नहीं जानते होंगे, वो सारी बातें आप जानते होंगे, लेकिन एक क्रमबद्ध तरीके से जब बात को, एक सीक्वेंस में जब कोई बात को कही जाती है, और ये कार्य आप सबको भंवरलाल जी को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं एक सीक्वेंस में। अब जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि योग कोई नई चीज नहीं है, योग हमारे अतीत के गर्भ से प्रस्तुत
उपस्थित कोई कपोल कथा नहीं है, कोई कथा नहीं है। ये हमारा योग जिसको हम लोग कह रहे हैं, जिसको दंत कथा कहते हैं, ये कोई कपोल कथा नहीं है, बल्कि ये वर्तमान की सर्वाधिक मूल्यवान विरासत है। योग हमारे लिए विरासत है और ये जो है सर्वाधिक मूल्यवान है। अब ये मेरे कहने से तो आप बात मानेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे इसको, तो इसको तथ्यों पे मैं कहना चाहता हूँ, तथ्य आधारित ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि वर्तमान की सर्वाधिक मूल्यवान विरासत है और वर्तमान युग की अनिवार्य आवश्यकता भी है। क्यों? क्योंकि योग कभी मोक्ष का साधन माना जाता था, लेकिन आज योग एज ए मेडिसिन, नाउ आई डिस्कस टू यू, योग is not only for practice, not for exercise. Yoga influenced your physical, your soul, your mental, your emotions, your spiritual aspects and developed your personality. इतनी बड़ी बात मैंने कह डाली। ये केवल व्यायाम नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसको व्यायाम समझ लेते हैं। योग मतलब व्यायाम है, योग मतलब कोई पूजा पाठ है, जीना। योग मतलब कोई धर्म, कोई विशेष की बात है, जीना। योग जो है वो वर्तमान युग के लिए सर्वाधिक मूल्यवान विरासत है और अनिवार्य आवश्यकता है, और आने वाले युगों के लिए ये हमारी संस्कृति है। जो युग आएगा उसके लिए एक कल्चर तैयार होगा, एक समाज, एक सुसंस्कृत समाज तैयार करेगा। योग सम्यक जीवन का विज्ञान है। योग जो है वो सम्यक, योग इज ए साइंस ऑफ लाइफ, योग इज ए साइंस ऑफ लाइफ, योग इज ए मेथड ऑफ लाइफ। ये मेथड है, एक पद्धति है। तो मैं ये कह रहा था कि योग सम्यक जीवन का विज्ञान है। यह दैहिक जीवन, ये जो दिनचर्या है हमारी, जो चर्या है, उसके लिए एक अनिवार्य शर्त बन गई है। ये 177 देशों ने इसको स्वीकार किया है। क्यों किया है? पहली बात। और लोगों को क्यों भ्रम हो गया कि योग व्यायाम है? क्योंकि ये हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है, ये हमें हेल्थी बनाता है। ये इसके एक प्रोस्पेक्ट है, ये केवल उसका एक पहलू है कि वो हमारे स्वास्थ्य को, लाभ को देता है। यह हमारे व्यक्तित्व का भी निर्माण करता है। ये मैं बहुत बड़ी बात कह गया। योग हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है। और व्हाट इज पर्सनैलिटी? अगर मैं पूछूं कि क्या है पर्सनैलिटी, अब मैं पूछता हूं एक दो लोगों से ताकि मेरा तारतम्य बना रहे। आदरणीय अशोक जी जुड़े हुए हमारे। अशोक जी बताइए, व्हाट इज पर्सनैलिटी? ये व्यक्तित्व क्या होता है, किसको व्यक्तित्व कहते हैं? संजीव कुमार जी जुड़े हुए हमारे से। भाई संजीव जी बताइए, क्या है व्यक्तित्व, किसको व्यक्तित्व कहते हैं? क्या है व्यक्तित्व? मीन्स अपना पहचान। पहचान। हाँ। चलिए मैं नोट करता हूं, व्यक्तित्व का मतलब पहचान। जी, और बताइए। हाँ, ज्यादा जानकारी नहीं है इतना तो। हाँ। उमा बहन है शायद जुड़ी हुई। बहन जी बताइए, क्या है व्यक्तित्व का अर्थ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी? प्लीज यू एक्सप्लेन। कोई बात नहीं। ये व्यक्तित्व जो है, ये व्यक्तित्व में दो चार बातें नोट कर ले कि व्हाट इज पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी में आपकी शारीरिक स्वास्थ्य माने फिजिकल फिटनेस, फिर मानसिक रूप से प्रबुद्ध होना, मानसिक रूप से स्वस्थ होना। शरीर में एक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, एक मानसिक रूप से स्वस्थ होना। मानसिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब मन में अच्छे अच्छे विचार आए, मन में क्रिएटिव, मन हमेशा आपको फोर्सली क्रिएटिव वर्क करने के लिए प्रेरित करे, मन हमेशा सकारात्मक सोचे, मन हमेशा अच्छे व्यक्तियों के जीवनी पढ़ने के लिए, मन हमेशा आपको अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा देता रहे।
तो एक तो शारीरिक रूप से फिट होना, फिजिकल फिटनेस, इंटरनल फिटनेस। इंटरनल फिटनेस बोले तो हमारा सोल हमारा बिल्कुल फिट रहे। तीसरा, बौद्धिक रूप से फिट रहना, मेंटल फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस इजिकल टू योर पर्सनैलिटी। अगर मैं अंग्रेजी में बोलूं तो योर पर्सनैलिटी मीन्स योग influenced your physical, soul, mental, emotions, spiritual aspects means your personality। ये है आपकी पर्सनैलिटी, जिसमें आपका मन भी, शरीर भी, मस्तिष्क भी, आपके भावनाएं भी, इमोशन मतलब भावना भी, और आपके विचार भी बिल्कुल फिट रहे। तो योग जो है इन सब चीजों पर ज्यादा असर डालता है, इमोशंस पे, आपके सोल पर, आपके मेंटल पर, आपके अन सभी चीजों पर ये प्रभाव डालता है। तो न केवल आपको शारीरिक रूप से फिट रखता है, बल्कि मानसिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी, आत्मिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, और विशेष तौर पर आपके विचार, वाणी, कर्म में एक बड़े विराट रूप से आप में ये बड़े परिवर्तन करता है। तो योग की ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अब आप देखें, हम जो है, ये जो हमारा शरीर है, ये एक बिल्डिंग है, एक भवन है, और इसी को श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं ये शरीर रूपी मंदिर है। और मंदिर में भगवान कौन है? लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, हार्ट, ये हमारे भगवान है। तो इस मंदिर में भगवान जो है प्रसन्न रहे। आप मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो वहां की पवित्रता का बहुत ध्यान रखते हैं। उसको समय पे साफ सफाई करना, समय पर पूजा पाठ करना, पुष्प अर्पित करना, जल अर्पित करना, दुग्ध अर्पित करना, यज्ञ करना, ये हमारी वहां स्वभाव बन जाता है। और जहां जिस मंदिर में ये सारे कार्य होते हैं वो मंदिर पवित्र है, वहां आप जाते हैं अक्सर। ठीक उसी तरह इस शरीर में भी जब हमारा लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम, एनाकार्डियम, यूरिन ब्लैडर, ये जब हमारे साफ रहेंगे, सुथरे रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, तब ये शरीर रूपी मंदिर भी आपका यशस्वी होगा, पूजनीय होगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जो संसार में सब सुखों को, सारे ऐश्वर्य को, सारे संपूर्ण सत्ता को हम पाना चाहते हैं। किन से? बीमार शरीर से, बीमार मन से, बीमार बौद्धिकता से। तो ये जो सारे ऐश्वर्य, सारे सुख, सारी सुविधाएं जीवन में हर सफलता को पाने के लिए यह प्रथम अनिवार्य शर्त है कि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से और विचार के रूप में, वाणी के रूप में आप प्रबुद्ध हो। और ये सारे कार्य अगर कहीं एक जगह होता है तो वो योग से संभव है। कैसे है? ये तो मैं बात कह दिया, अब ये मैं विज्ञान के आधार पर मैं चर्चा करने वाला हूं। कैसे? तो दो शब्द हैं, एक सहज, एक असहज, एक इजी, एक अनइजी। जैसे मान लिया जाए, इजी के तौर पर जब कोई व्यक्ति बिस्तर पर जाता है सोने के लिए, तो उसको अच्छी नींद आती है, जाते ही नींद आ जाती है, तो ये सहज प्रक्रिया हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिस्तर पर गए लेकिन नींद नहीं आई, रात भर जगे रहे, आधी रात तक जगे रहे, तो ये असहजता है। उसी तरह समय पे भूख लगे, समय पे शौच हो, तो ये सारी चीजें अगर सामान्य रूप से चल रही है तो ये सहज शरीर है।
और अगर इसमें कोई भी व्यवधान उत्पन्न हो तो ये असहज शरीर कहा जाएगा। इजी बॉडी, अनइजी बॉडी। अब इसको कोई नाम दे दीजिए, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, ये आप जो नाम देना हो, बलिष्ठ, अस्वस्थ, निरोगी, बीमार काया, स्वस्थ काया, जो भी नाम आप दे, ये आप स्वतंत्र हैं। लेकिन एक तरफ शरीर में एक सहज क्रिया हो रही है, एक असहज क्रिया हो रही है, चाहे वो भूख के साथ हो, चाहे वो नींद के साथ हो, चाहे वाणी के साथ हो, चाहे कर्म के साथ हो, चाहे थॉट्स के साथ हो, चाहे इमोशंस के साथ हो, किसी के भी साथ जो भी क्रिया अगर सहजता से हो रही है वो सहज क्रिया, और अगर शरीर अगर उसको रिस्पोंड नहीं कर रहा, वो ठीक ढंग से, आप वाणी, भगवान ने हमें जुबान दी है, ओठ दिया है, जीभ दिया है, दांत दिया है, और दांत से हम अगर कोई चीज चबा के नहीं खा रहे हैं तो ये असहजता है। अब नहीं खा रहे, एक तो अभ्यास नहीं है खाने का, तो वो हम चबा के नहीं खाएंगे, और अगर अभ्यास है तो दांत ठीक नहीं है, दांत में दर्द है, तो ये असहज है। स्वभाव नहीं है चबाने का, तो एक ये भी बीमारी है। ये शारीरिक बीमारी नहीं है, ये फिजिकल डिजीज नहीं है, ये मेटाफिजिकल डिजीज है। तो मैं ये कह रहा था कि एक तरफ सहज है, एक तरफ असहज है। दूसरी बात, ये जो शरीर है इसमें 12 वाइटल ऑर्गन्स हैं। वैसे शरीर, ये मैं थोड़ी सी बात चर्चा करता हूं, क्योंकि मेरा ये आज चर्चा का विषय नहीं है। फिर भी शरीर कोशिकाओं का बना होता है, सेल्स के बने होते हैं, और सभी सेल्स मिलकर के टिश्यूज का निर्माण करते हैं, उत्तक का निर्माण करते हैं। ये सभी सेल्स, टिश्यूज मिलकर के हमारे ऑर्गन्स का, अंगों का निर्माण करते हैं, और ये सभी ऑर्गन्स मिलकर के सिस्टम का निर्माण करते हैं, और वो सिस्टम मिलकर के बॉडी का निर्माण करता है। सिस्टम का निर्माण का मतलब हो गया, जैसे मान लिया जाए, मैं ये बात कहूं कि ये अलग अलग सिस्टम है बॉडी के, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, एक्सक्रीटन सिस्टम्स, मसल सिस्टम्स, ये अलग अलग सिस्टम है। जैसे हमने खाना खाया, तो खाना खाया तो आहार सबसे पहले मुंह में रखा और दांतों से उसको चबाया। अलग अलग दांत के कंस्ट्रक्शंस हैं, कोई चबाने वाला है, कोई चीरने वाला है, कोई फाड़ने वाला है, कोई दबाने वाला है, इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, मोलर, प्री मोलर। चलिए, यहां मैं आगे वहां चर्चा नहीं कर रहा हूं डिटेल्स, लेकिन ये जो दांत से प्रारंभ होता है, जीभ से हमारा डाइजेशन सिस्टम प्रारंभ होता है, और आहार नली से होते हुए हमारे आमाशय को जाता है, स्टमक को जाता है, फिर स्टमक से वो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन होते हुए फिर हमारे एनस से वेस्ट मटेरियल्स बाहर चले जाते हैं, जिसको हम शौच से निवृत्त हो जाते हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम है वो एक सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम कहना है। तो ऐसे ही अलग अलग 8 से 10 सिस्टम बॉडी के बने हुए हैं, और ये इस सिस्टम से ये बॉडी चलती है। मेरे कहने का अभिप्राय है कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में जैसे मान लिया जाए, आपको मैंने कहा कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी आपके इमोशन से, आपके थॉट से, आपके स्पीच से, आपके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से, ये जाकर के आपका व्यक्तित्व बनेगा। तो योग क्या करेगा उसमें, योग की क्या भूमिका होगी? अब आपने सुना, भाई ये इमोशन है क्या? देखिए, इमोशन डेवलप कहां करते हैं, ये बड़ी बात है। इमोशन डेवलप करता है हमारे मस्तिष्क में, ये थॉट प्रोसेस चलता है हमारे मस्तिष्क। आज मैं मस्तिष्क की बहुत चर्चा नहीं कर रहा हूं, बस इतना कह रहा हूं, इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे एंडोर्फिन होता है, जैसे सेरोटोनिन होता है, जैसे डोपामिन होता है। ये अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन्स फिर इलेक्ट्रिक वो कन्वर्जेशन से, इलेक्ट्रिक इंपल्स के द्वारा ये आपके अंदर एक संवेदना डेवलप करते हैं। और बॉडी 2 सिस्टम से, एक सेंसेसरी मोटर नर्वस सिस्टम से ये हमारे सूचनाएं हमारे मस्तिष्क को जाती है, और लोकोमोटर सिस्टम से ये हमारा डायरेक्शन होता है, डायरेक्ट होता है। ये समझाया जाता है कि ये मेरे अंकल हैं, इनको पांव छू के प्रणाम करना चाहिए, ये आदरणीय भंवरलाल जी हैं, ये हमारे मित्र हैं, इनको हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए। ये हमारे, ये जो सेंस है, ये कहां से डेवलप हुआ? हमारे मस्तिष्क से।
इमोशंस ये कहां से आए? हमारे मस्तिष्क से। लेकिन याद रखिएगा, ये मस्तिष्क को नॉरिशमेंट कौन करता है, पालन कौन करता है, पोषण कौन करता है? तो ये पालन और पोषण करता है हमारा ये बॉडी। ये हमारा बॉडी जो है ये पालन करता है, ये नॉरिशमेंट करता है, ये पोषण करता है। कैसे? ये ठीक है कि आपके इमोशंस डेवलप होते हैं मस्तिष्क से। मस्तिष्क का बहुत बड़ा काम है, बहुत काम है। मैं अगर काम की चर्चा करूं तो आज पूरे समय इसी में बीत जाएगा। ये मस्तिष्क के लगभग 50 तरह के काम है, अलग अलग 50 तरह के वर्क करते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं। आप सड़क पे जा रहे होते हैं और सामने कोई एक बड़ा सा छोटा सा गड्ढा आ गया, तो आप क्या करते हैं? उसको, दो साथी आप साथ जा रहे हैं, सामने कोई एक छोटा सा गड्ढा आया, कीचड़ आया, पानी आया, तो आप उसको क्रॉस कर जाते हैं, कूद जाते हैं, फांद जाते हैं, या बगल से होके गुजर जाते हैं और गप करते रहते हैं। भाई ये कहां से ये सेंस डेवलप हुआ कि आगे गड्ढा है, इसको बगल से गुजर जाना चाहिए, इसको क्रॉस कर जाना चाहिए? कैसे? ये आपके ब्रेन का काम है। आपने देखा होगा जब हम रास्ते में चल रहे हो, कोई कुत्ता या कोई जानवर हमें पीछा कर दे, तो हम दौड़ते हुए कोई बड़ा सा नाला भी पार कर जाते हैं, और पार करने के बाद जब हम पीछे देखते हैं तो लगता है इतना बड़ा गड्ढा हम पार कर गए। यानी हमारे अंदर जो सत्ता है, जो शक्ति है, वो उसका हमने सदुपयोग किया, और वो अंतिम अवस्था में सदुपयोग किया। तो ये जो इमोशंस है, आज मैं इनकी चर्चा करूंगा। शरीर दो चीजों से बनी है, एक भौतिक तत्वों से, एक पराभौतिक तत्वों से। भौतिक तत्वों में, भौतिक तत्व कहते हैं जिसे हम छू सके, जिसे हम देख सके, जिसको हम महसूस कर सके, जिसका हम वजन कर सके, जिसमें वेट हो, जिसको टच करे, जिसको फीलिंग करे, ये सारे चीजें भौतिक में आती है। जैसे एक कलम है, कलम को मैं देख भी सकता हूं, छू भी सकता हूं, इसका वजन भी है, इसके बारे में बोल सकता हूं, ये कलम है, इसका काम लिखना है। तो दिस पेन इज ए फिजिकल। एंड व्हाट इज मेटाफिजिकल? मेटाफिजिकल का मतलब होता है ना हम छू सकते हो, ना हम देख सकते हो, ना हम उसका वजन कर सकते हैं, ना उसको हम मूवमेंट करा सकते हैं, केवल एक फीलिंग कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं। जैसे जल है, जल के अंदर, जल फिजिकल है, जल के अंदर एक मेटाफिजिकल क्या है? आप कहीं गर्मी में थक के आइए, पूरी पसीने से लथपथ हैं, एक गिलास पानी पिया, और पानी पीने के बाद आप कहते हैं वाह मजा आ गया। ये व्हाट इज मजा? ये मजा क्या है? ये मजा है आपकी संतुष्टि, आपको आपकी शीतलता। जल में जो शीतलता है वो शीतलता जल की मेटाफिजिकल है, जल फिजिकल है। यानी कोई भी तत्व अगर निर्मित होगा तो फिजिकल और मेटाफिजिकल दोनों मिलकर बनेगा, और फिजिकल से मेटाफिजिकल को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। यानी जल से उसकी शीतलता को आप अलग नहीं कर सकते हैं, अग्नि से उसकी दाह्य शक्ति को अलग नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी मेटाफिजिकल और फिजिकल मिलकर के तत्वों का निर्माण करते हैं। तो बॉडी एक मेटल है, एक तत्व है। क्या है? अब ये फिजिकल भी है और मेटाफिजिकल भी है। तो फिजिकली कैसे बना है? फिजिकली बना है, आयुर्वेद की भाषा में मैं बोलूं तो, अगर हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की भाषा बोलें तो सेल से बना है, ट्रिलियन सेल्स से बने हैं। सेल्स फिर टिश्यूज से फिर ऑर्गन्स, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी। लेकिन आयुर्वेद की बात करें तो ये अग्नि से बना है, ये जल से बना है, ये वायु से बना है, ये आकाश से बना है, और पृथ्वी से बना है। किससे बना है? एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूं, ये अग्नि से बना है, ये जल से बना है, ये वायु से बना है, ये आकाश से बना है, और पृथ्वी से बना है। तो ये 5 तत्वों से बना है। ये पांचों फिजिकल है, और पांचों के मेटाफिजिकल आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। वायु नीलम अमृतम थेदम भस्मांतम शरीरम, ये भस्म होने वाले शरीर 5 तत्व के बने हैं। लेकिन 5 मेटाफिजिकल, ये फिजिकल आप जानते होंगे, बट व्हाट इज मेटाफिजिकल? महर्षि चरक कहते हैं कि 5 मेटाफिजिकल है। पहला तम, नोट कर लीजिए, तम, तम, तम मतलब तबला, तम,
दिशा, डायरेक्शन, दिशा, डायरेक्शन, मन, मन, काल, काल, कमे कर काल, काल, क से कलम, काल, काल मतलब टाइम, टाइम, तम, दिशा, मन, काल, और पांचवा आत्मा, आत्मा। ये 5 मेटाफिजिकल है। आपको लगता होगा ये दिशा का, डायरेक्शन का क्या मतलब है। अच्छा, आपको एक बीमारी आती होगी डिप्रेशन, उसमें क्या है, व्यक्ति भला चंगा है, बिल्कुल सुंदर सुंदर शरीर दिख रहा है, कोई बीमारी नहीं है, बट वो बैठ के एकांत में रो रहा है, उदास है, भयभीत है, नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन में है। व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन यही रोग है डायरेक्शन का। दिशा नहीं, जीवन तो है, डायरेक्शन नहीं। सुबह उठकर क्या करना चाहिए? सुबह पता है कि सारी धरती, पूरी कायनात, पूरी पृथ्वी सूर्य उदय होने के साथ बिस्तर छोड़ देती है, फूल खिल जाते हैं, व्यक्ति जग जाते हैं, मंदिरों में मस्जिदों में आजान हो शुरू हो जाते हैं, मंदिरों में पूजा पाठ शुरू हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बिस्तर पर सोए रहेगा, देर तक सोए रहेगा, 9 बजे तक, 8 बजे तक सोए रहेगा, वो क्या होगा? डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। वो उसका डायरेक्शन खराब हो गया, उसका डायरेक्शन खराब हो गया। उसको जब हंसना चाहिए तो रो रहा है, रोना चाहिए तो हंस रहा है। जब विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए उस समय खेल रहा है, और जिस समय उसको पुरुषार्थ और परिश्रम करना चाहिए उस समय वो बैठकर आराम कर रहा है। डायरेक्शन खराब है उसका। तो ये डायरेक्शन योग से कैसे ठीक होगा, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं कि योग से कैसे ठीक होगा और किस योग के करने से ठीक हो जाएगा। कौन सा आसन, कौन सा व्यायाम, कौन सा प्राणायाम करने से डायरेक्शन ठीक हो जाएगा। टाइम, लोग कहते हैं समय खराब है, समय खराब है, मेरा वक्त खराब चल रहा है। व्हाट, क्या है ये टाइम? मतलब जो काम आप कर रहे हो वो फेल्योर हो रहे हो आप। जिस काम को आप करने जा रहे हो या कर रहे हो उसमें असफलता मिल रही है। तो ये आप सोचेंगे कि ये योग से इसका क्या मतलब है भाई? ये तो किसी तांत्रिक के यहां जाना चाहिए, किसी पुजारी संत के यहां जाना चाहिए, उसे राहु की दशा, ग्रह दशा दिखानी चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये टाइम आपका योग ठीक कर सकता है। योग नियमित करने वाले का टाइम अच्छा हो जाता है। कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, कैसे टाइम ठीक हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, शरीर में इन सभी तत्वों के ऑर्गन्स बने हुए हैं। जैसे अग्नि के लिए 2 अंग बने हुए हैं। कौन कौन सा? लीवर और गॉल ब्लैडर। ये फायर को रिप्रेजेंट करता है, नोट कर लीजिए, आनंद आ जाएगा आपको आज के विषय से। एक लीवर और गॉल ब्लैडर, ये अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, फायर को रिप्रेजेंट करता है। अब आप कमाल देखिए, किसी का फायर, आग, अग्नि, किसी को ठंड ज्यादा लग रही है, इसका मतलब शरीर की अग्नि कम हो रही है। यानी रोग कहां है? लीवर और गॉल ब्लैडर में। लीवर और गॉल ब्लैडर में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी समस्या होगी तो डिजीज होगा, इजी नहीं होगा, असहजता उसको महसूस होगी और उसको ठंड ज्यादा लगेगी। पाचन शक्ति कमजोर है, खा रहा है लेकिन वो पच नहीं रहा है, गैस ज्यादा बना रहा है, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो रहा है, यानी उसकी जठराग्नि कमजोर है, अग्नि कमजोर है, यानी लीवर और गॉल ब्लैडर कमजोर है। किसी को गुस्सा आ रहा है, अग्नि बढ़ी हुई है, फायर बढ़ा हुआ है। किसी को आंखों से कम दिख रहा है, फायर कमजोर है, वीक है। अब आप बोलेंगे आंखों से फायर का क्या संबंध? बता रहा हूं मैं। और क्या है?
छोटे छोटे बातों पर नाराज हो जाना। संगठन है वो इसने ऐसा कर दिया इसलिए मैं नाराज हूं, मैं इसके साथ बात नहीं कर सकता। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ फायर। एंड whose organs involved in this problem? There are two organs involved in this problem. One is liver, second is gallbladder. And where is liver in your body? Any person give me answer? liver आपके शरीर में कहां है? विजय लक्ष्मी बहन बताइए। विजय लक्ष्मी बहन जी मेरे सामने दिख रही है, बताइए लीवर किधर है बॉडी में और गॉल ब्लाडर कहां है? बहन लक्ष्मी जी, विजय लक्ष्मी जी, भाई कोटि केशव जी, लीवर किधर? वेयर इज योर लीवर? जी आपने इशारा किया, ठीक है। हाँ राधिका बहन आपने हाथ उठाया, आप एक बार अपना स्पीकर ऑन करके मुझे बता दीजिए लीवर किधर है? It's in the abdomen. जी वेयर? Abdomen. अच्छा ये बात तो आप Abdomen. हाँ ये तो बात वही हो गई कि भगवान कह रहता, भगवान कहाँ रहता? तो कण कण में रहता है, बात तो सही है। बट एब्डोमेन पूरा, ये एब्डोमेन है, ये पूरा एब्डोमेन है, ये हमारा रीब है, पसली है, ये पसली से नीचे लेकर के ये नीचे लोअर, ये पूरा हमारा एब्डोमेन है। बट किधर एब्डोमेन में किधर है? ये लेफ्ट है या राइट है? आगे है या पीछे? जी लेफ्ट है। Bladder is in the on the right side of right side and the liver on the left. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बात हुई है, राइट साइड हुआ। बहुत देखिए, ये शरीर में जानना जरूरी है कौन कहाँ है, या अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है ये जानना भी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जानना जरूरी है कि लीवर किधर है। तो आप बताइए, किसी को गुस्सा आ रहा है तो क्या करेगा? वो चिल्लाएगा किसी के ऊपर। नहीं तो कौन सा मेडिसिन लेगा वो गुस्सा कम करने के लिए? कोई मेडिसिन बनी है क्या धरती पर गुस्सा कम करने के लिए? किसी बड़े डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास, किसी वैद्य के पास ज्यादा आता है, वो क्या करेगा? आपको कुछ ना कुछ लिखेगा। तो बड़े डॉक्टर के पास जाइएगा तो विटामिन लिख देगा, आपको विटामिन लिखा और वो विटामिन बॉडी में बैलेंस है तो क्या होगा? वो विटामिन एक्सेस हो जाएगा और आप बीमार हो जाइएगा। और मालूम चला कि गुस्सा तो नहीं गया, आगे बीमारी हो गई। तो अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है तो लीवर का प्रॉब्लम हो रहा है, और आपको लीवर का प्रॉब्लम हो रहा है तो कपाल भाती कहाँ करेंगे? हम लीवर पे करेंगे। यानी अगर स्ट्रोक्स हमारा लीवर पर हो तो कभी भी उस व्यक्ति को गुस्सा आ ही नहीं सकता, बिकॉज गुस्सा क्या है? गुस्सा इज ऑल्सो डिजीज, एक रोग है गुस्सा। गुस्सा करना एक रोग है। तो हमको क्या करना है? गुस्सा अगर कम करना है, जठराग्नि बढ़ानी है, पाचन शक्ति बढ़ानी है, तो हमें क्या करना होगा? अपने दाहिनी तरफ कपाल भाती आप अपने लीवर पर स्ट्रोक्स दीजिए। अब मैंने कहा आंखों से कम दिख रहा है, चश्मा ज्यादा चढ़ रहा है, चश्मा का पावर ज्यादा जा रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? योर लीवर इज रिस्पॉन्सिबल। वाई? कैसे? आंख अग्नि है, रूप रस गंध स्पर्श आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आगे कभी आदरणीय भंवरलाल जी मौका देंगे तो उस पर मैं चर्चा करूंगा। ये अग्नि, मैं छोटी बात कहता हूं, आप डॉक्टर के पास गए, बोल रहे हैं कि मेरा जी मिचल रहा है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, डॉक्टर क्या करेगा? आंख देखेगा and take a decision. Now you suffering from jaundice and your serum bilirubin is raised up. भाई ये सीरम बिलिरुबिन बढ़ गया, आप जॉन्डिस हो गया। और जॉन्डिस किसकी बीमारी है? लीवर की बीमारी है। लीवर सीधी सिंपल सी बात है। तो आंखों को देखकर एलोपैथ का डॉक्टर लीवर का हाल बता सकता है, तो
तो ये आंख का संबंध लीवर से होता है। ये जितने आंखों पे चश्मा चढ़ाने वाले लोग एक संकल्प कर लें कि हमें कपालभाति 1 घंटा करना है, मैं कहता हूं धीरे धीरे 8 से 9 महीने में चश्मे उतर जाएंगे, और जिनके नहीं चढ़े वो जिंदगी भर नहीं चढ़ेंगे। क्या करना होगा? उनको अपनी अग्नि को ठीक करना होगा। अग्नि ठीक करने का मतलब लीवर को ठीक करना होगा। अग्नि को ठीक करने का मतलब गॉल ब्लैडर को ठीक करना होगा। इसीलिए कपालभाति करने वाले का पर्सनालिटी कैसे डेवलप करता है? व्हाट इज पर्सनालिटी? मैंने शुरू में कहा कि पर्सनालिटी का अर्थ है उनके मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, फिजिकल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, उनके स्पिरिचुअल फिटनेस। तो वो उसमें उनके स्पीच फिटनेस, यानी वो जब भी वाणी बोले सधी हुई बात बोले, या फिर उसकी वाणी से कोई मर्माहट ना हो, कोई दुखी ना हो। ये तब होगा जब लीवर स्वस्थ होगा, और लीवर तब स्वस्थ होगा जब आप उसको खूब हिलाएंगे। खिलाएंगे तो वो स्वस्थ नहीं होगा, हिलाएंगे तो स्वस्थ होगा। क्यों? विज्ञान की परिभाषा है कि जहां गति है वहां शक्ति है, जहां स्पीड है, जहां मोशन है वहां पावर है, और जहां स्पीड और मोशन नहीं है वहां दुर्गति है। गति के उल्टा दुर्गति हो गई, तो वहां दुर्गति है, यानी लीवर की दुर्गति है। अब लीवर, मैं एक बात बताना चाहता हूं, लीवर खराब है होता है तो हम क्या करते हैं? पैथोलॉजी टेस्ट कराते हैं। जी हाँ, ये पैथोलॉजी जब टेस्ट कराते हैं तो जब तक लीवर 40% से ज्यादा खराब नहीं होगा तब तक कमबख्त ये पैथोलॉजी टेस्ट में रिपोर्ट ही नहीं आएगा। किसी को जॉन्डिस हो गई, 50% लीवर खराब हो गई उसकी। किसी को फैटी लीवर हो गया, 60% लीवर खराब। फैटी लीवर 1, फैटी लीवर ग्रेड 2 का मतलब 70% लीवर खराब। सोराइसिस का मतलब 80 से 90% लीवर खराब। तब ये जाकर के आपके टेस्ट रिपोर्ट में, ये पैथोलॉजी टेस्ट में आएगा। पहले क्या आएगा? इसको महर्षि चरक ने बहुत अच्छी बात लिखी, शरीरम सत्व संयम च व्याधिनाम आश्रयो मतः। क्या कहा? शरीर बीमार ही नहीं होता। क्या बीमार होता है? मन बीमार होता है। यानी बॉडी, फिजिकल बॉडी तो बाद में बीमार होती है, पहले मेटाफिजिकल बॉडी बीमार होता है। इसलिए आपको कभी भी ये योग इसमें लाभ करता है, ऐसे लाभ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ऐसे काम करता है। आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? फियर, मतलब आप अभयभीत, माने अभय हो। अभय, महाराज जी अक्सर एक श्लोक कहते हैं, हमारे आदरणीय भंवरलाल भैया को याद होगा, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमस्य यज्ञश्च तप स्वाध्याय अर्जमम। कहा अभयम सत्व संशुद्धि, यानी जो अभय होकर जिंदगी जिएगा वो पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति होगा। तो अभय कहां से आया? ये भय और अभय, भय का उल्टा अभय। तो ये अभय, ये भय हमारे ब्रेन को तो आता है, लेकिन ये सपोर्ट कौन करता है? ये सपोर्ट करती है आपकी किडनी। अगर किडनी स्ट्रांग रहेगी तो आपको कभी भी भय नहीं लगेगा। आनंद में जीना। आनंद में कब जिएंगे? जब आपका हार्ट फिट रहेगा। और जब हार्ट फिट रहेगा तो ब्रेन में एक केमिकल है जिसका नाम है एंडोर्फिन और सेरोटोनिन। दो केमिकल, एंडोर्फिन और सेरोटोनिन, ये दोनों बैलेंस बना रहेगा। हार्ट और हमारे ब्रेन के बीच एक कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, और वो कोऑर्डिनेशन बना रहेगा तो व्यक्ति फिट रहेगा, आनंद में जिएगा। आपने मुझे गाली दी, मैं हंस रहा हूं। क्यों हंस रहा हूं? क्योंकि आप गाली दे रहे हो ना, वो मुझे नहीं समझ में आ रही। आपके इंटेंशन मैं समझ रहा हूं, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। इसलिए ये जो एंडोर्फिन और सेरोटोनिन का जो बैलेंस होगा ब्रेन में, ये बैलेंस होगा हार्ट से। और हार्ट और हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है? बॉडी में वायु है, वायु, एयर। 5 तत्व है ना, तो अग्नि के लिए लीवर और गॉल ब्लैडर, और इधर आ गया हमारा हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एयर है, वायु, मतलब वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है बॉडी में। यानी वायु, वात, वात जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं, और वात का तो गजब कमाल है। अब वायु जैसे मान लिया जाए
किसी को ऑर्थराइटिस हो जाए, किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए, किसी को रोमेटिक ऑर्थराइटिस हो जाए, किसी को गाउट्स हो जाए, गठिया जिसको बोलते हैं, गांठ गठिया, जोड़ों जोड़ों में दर्द हो जाना, अलग अलग है। छोटे छोटे जोड़ में हो तो गाउट्स हो गया, बड़े जोड़ों में हो तो ऑर्थराइटिस हो गया। चलिए उतना विस्तार में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं इतना कहता हूं, वात रोग एलोपैथ में अगर मैं चर्चा करूं, मॉडर्न मेडिकल साइंस में, तो एक अकेला वात, आयुर्वेद में एलोपैथ में 128 प्रकार के वात रोग होते हैं एलोपैथ में, और 128 रोगों को अगर एक नाम देना हो आयुर्वेद में तो हम बोल देंगे वात रोग कि वातज है ये, मतलब वात रोग से ग्रसित है। अब मैं 128 का नाम लूं तो शायद वक्त निकल जाएगा, मैं थोड़ा सा आपको केवल हिंट्स देना चाहता हूं। जिस अंग्रेजी शब्द में, जिस रोग में अंग्रेजी शब्द के अंत में टिस आता हो, TIS, टिस आता हो, वह सब वात रोग है। जैसे मैं 2-4 का उदाहरण देता हूं। ये वात, वात मतलब गैस, ये बना कहां? हमारे स्टमक में बना, स्टमक में, अमाशय में बना, और अगर स्टमक से बनकर हमारे लीवर को चला गया, बना गैस हमारे स्टमक में और चला गया हमारे लीवर को, तो क्या कर दिया? कोलाइटिस, कोलाइटिस कर दिया। अगर वो हमारे हार्ट में चला गया तो कर दिया एंजाइटिस, मतलब एंजाइना जिसको बोलते हैं, एंजाइना पेन। वो अगर हमारे फेफड़े में आ गया तो क्या करेगा? ब्रोंकाइटिस। अगर हमारे चेहरे पर आ गया तो क्या करेगा? साइनोसाइटिस। हमारे मस्तिष्क में आ गया तो क्या करेगा? मेंजाइटिस। हमारे गर्दन में चला गया तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। कमर में चला गया तो करेगा लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। घुटने में चला गया तो करेगा ऑर्थराइटिस। ये 128 टिस एक अकेला वात रोग है। और प्रॉब्लम किसका? प्रॉब्लम किसका? बोलिए। हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब आप बोलेंगे हार्ट के प्रॉब्लम से ये जोड़ों का दर्द का क्या संबंध है? अब इस जोड़ों के दर्द में अगर आपको जलन महसूस होता हो, टिस महसूस होती हो, यानी अगर आप चलते हो तब दर्द होता है, तो उसमें हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है। और उसमें अगर आप बैठे हुए हैं और दर्द हो रहा है, चलते हैं तो दर्द हो ही रही है, बैठे हैं तो दर्द हो रहा है, यानी टिस पैदा कर रहा है। और वो टिस है, इसका मतलब वात के साथ पित्त भी जुड़ा हुआ है, यानी लीवर और गॉल ब्लैडर और हार्ट और लार्ज इंटेस्टाइन ये जुड़े हुए हैं, और इनके जुड़े होने से टिस पैदा करेगा। तो क्या करिए? परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा अनुलोम विलोम करिए, भ्रस्तिका करिए, बस केवल भ्रस्तिका करिए, अनुलोम विलोम करिए, सूर्य नमस्कार करिए, और क्या करिए? दंड बैठक करिए और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए। जब आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाएगा, और जब जितना ज्यादा ऑक्सीजन लंग्स में जाएगा उतना ज्यादा हार्ट को ब्लड मिलेगा, और वो ब्लड फिर उसमें ऑक्सीजन उस ब्लड के साथ लवलेज हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हर ऑर्गन्स में, हर टिश्यूज में, हर सेल्स में जाएगा। और जितना ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके सेल्स तक पहुंचेगा उतना ज्यादा आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग होंगे। तो योग जो है न केवल व्यायाम है, बल्कि आपके जीवन का, सम्यक जीवन के विकास की अगर कोई कल्पना कर सकता है तो वह कल्पना योग के वृक्ष के नीचे ही संभव है। अब ये संभव होगा, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। जैसे कि आपको कहीं भी स्किन का प्रॉब्लम है, कोई भी स्किन का प्रॉब्लम, दाग हो, धब्बा हो, पिंपल्स हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, कोई भी दाद, खाज, खुजली, कुछ भी हो, किसका प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम किसका है? यशोदा जी, बहन यशोदा जी हैं,
कोटि केशव जी हैं हमारे सामने दिख रहे हैं, बता दीजिए। भी शशिकला बहन है, आप में से जो भी पहले बता दे कि ये प्रॉब्लम किसका है, ये सब प्रॉब्लम किसका है, एक्जिमा का, सोराइसिस का, दाद का, खाज का, खुजली का, ये प्रॉब्लम कहाँ होता है, स्किन में होता है। चलिए, शायद हम लोग कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो ये स्किन में होता है। अब कमाल है, मैंने कहा शरीर में आकाश है, व्हाट इज आकाश, आकाश क्या है, लंग्स है, फेफड़ा हमारा आकाश है, और लार्ज इंटेस्टाइन हमारा आकाश है। आकाश में करोड़ों छिद्र है, फेफड़े में करोड़ों छिद्र है। तो ये असंख्य छिद्र आकाश में असंख्य छिद्र हमारे स्किन, हमारे लंग्स में। तो ये आकाश जो है, आकाश के लिए शरीर में दो अंग बने हैं, एक बना है हमारा लंग्स और दूसरा बना है लार्ज इंटेस्टाइन। ये दोनों मिलकर आकाश को रिप्रेजेंट करते हैं, आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखें, किसी को खुजली हो गई, किसी को एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, अपरस हो गया, या कोई ब्यूटी, मतलब अब ब्यूटी का मतलब नाक आंख कान तो नहीं बदल सकता, बट आपके स्किन पे ग्लो आ सकता है, जैसे हमारे आदरणीय भंवरलाल जी के चेहरे पे बिल्कुल ग्लो रहता है। तो ये ग्लो किसका, ये आकाश का ग्लो। आकाश का ग्लो मतलब लंग्स का। लंग्स आपके फिट होंगे तो आपका स्किन भी फिट होगा। अब आप बोलेंगे कि इसे क्या मतलब, यानी आपको अगर आपकी स्किन को फिट रखना है तो आकाश को फिट रखना होगा, आकाश को फिट रखने का मतलब लंग्स को फिट रखना होगा, लंग्स को फिट रखने का मतलब आपको भ्रष्टिका 10 मिनट करना होगा, आपको अनुलोम विलोम करना होगा, आपको डीप ब्रीथिंग करनी होगी, तो आपका आकाश ठीक रहेगा। अब गलती क्या हो जाती है, गलती ये हो जाती है कि हम चेहरे पे पिंपल्स आ गया, शरीर में सोराइसिस हो गया, तो हम क्या करते हैं, क्रीम लगाते हैं। और मुझे एक गालिब का शेर याद आ रहा है कि गालिब रात भर यही भूल करता रहा, गालिब रात भर यही भूल करता रहा, दाग चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। भाई प्रॉब्लम लंग्स का है, ट्रीटमेंट स्किन पे, प्रॉब्लम हुआ लंग्स के कारण। ये सारे चर्म रोग भी, आकाश का काम क्या है, कवर करना, किसको, पूरी प्रकृति को कवर करने का काम आकाश करती है, शरीर को कवर करने का काम ये स्किन करती है। तो आकाश, तो वहां आपको स्किन की कोई भी समस्या होगी तो आपको लंग्स की ओर देखना होगा, और लंग्स को ठीक रखना होगा तो कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा फंडा है कि आप भ्रष्टिका करिए, आप क्या करिए, आप अनुलोम विलोम करिए, सूर्य नमस्कार करिए, आप डीप ब्रीथिंग करिए, और जरूरत पड़े तो आप दिव्य धारा का प्रयोग करिए, पानी में भेपर लीजिए, उसमें जितने म्यूकस बने हुए हैं, म्यूकस होल्स हैं, उसमें जितने आपको कफ स्टोरेज है सब आपको निकल जाएंगे। दिव्य धारा 2 बूंद डालिए पानी में, भेपर लीजिए, बस। तो मेरा ये कहना है कि आपके व्यक्तित्व में ये आपको आनंद का। अब एक बात आई, उदास, कोई व्यक्ति बहुत उदास रहता है, बहुत उदास रहता है। अब उदास कैसे, छोटी छोटी बातों पे रो देगा, हमेशा अरे मेरा भाग्य खराब है, मेरा कर्म फूटा हुआ है, मैं जो करता हूं असफलता आती है, मैं जहां जाता हूं मुझे लोग नफरत करते हैं, भाई दुनिया ये बेकार है, ये बाजार है, ये स्वामी रामदेव जी महाराज वो व्यापार कर रहे हैं। ये सब बात जब सुनते हैं हम लोग तो क्या लगता है, इसका लंग्स खराब है, इसलिए हंसी आती है। ये जो शिकायत किया और सही को गलत बताने की कोशिश की, इसका मतलब वो दैहिक रूप से बीमार नहीं है, मनोदेहिक बीमारी है, यानी वो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसको ना कहने की आदत बनी हुई है। इसीलिए उदास रहना ये कौन करेगा, लंग्स करता है। ये लंग्स ब्रेन को एनर्जी देती है। मेरा अच्छा, ये आपको सोचने में आता होगा ये एनर्जी क्या है। तो जब हम श्वास लेते हैं ना, एक वयस्क व्यक्ति जब श्वास लेता है तो उस श्वास को, उस हवा को, उस वायु को, उस प्राण का 20% प्रयोग
मस्तिष्क करता है और 80% प्रयोग बॉडी करता है। लेकिन बच्चों में उल्टा है, बच्चों में 50% जो श्वास लेता है वो माइंड और 50% बॉडी। इसीलिए बच्चों को कुछ भी बोलिए तो फट से वो कर देते हैं, क्यों? याद कर लेते हैं, पढ़ने में तीक्ष्ण बुद्धि होती है। और अगर कोई अनुलोम विलोम करे, बाल काल से करे, प्राणायाम करे, हम लोग यहाँ विद्यालयों में एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, 50 विद्यालयों को लेकर के इस एक बहुत बड़ा रिसर्च का काम प्रारंभ कर दिया हम लोगों ने। खैर चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि जब बच्चों को मानसिक विकास करना है तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत देनी होगी, और 50% बॉडी और 50% माइंड उनका ऑक्सीजन लेता है। और ये ऑक्सीजन नाक से हम लेते तो जरूर हैं, बट वो ब्रेन सबसे क्लोजेस्ट है, बट वो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं देता, वो हमें लंग्स के थ्रू हमारे हार्ट को देता है, कैपिलरीज और आर्टरीज के माध्यम से होता हुआ वो फिर पूरे बॉडी में जाता है और सबसे लास्ट में ब्रेन को पहुंचता है। इसलिए हम जितना ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे उतना ज्यादा हम कभी भी उदास नहीं रह सकते, वो कभी भी निराश नहीं हो सकते, हताश नहीं हो सकते, कमजोर नहीं हो सकते। और इस शरीर को आप इस शरीर का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप सदुपयोग कर सकते हैं। कैसे? अब आप जो भी कर्म करेंगे उसके परिणाम सुनिश्चित होते हैं और वो आपको खोज कर आपके पास आएगा। चाणक्य से उनके शिष्यों ने पूछा, ये खोज कर कैसे आ जाएगा? कोई कर्म मैंने 10 साल पहले किया है और उसका परिणाम 10 साल बाद क्यों आएगा? बोला, और आप मेरे ही पास क्यों आ जाएगा? तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक श्लोक बोला, क्या? यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो गच्छति तथा यत च कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छन्ति। कहा कि जिस तरह एक रंग की 1000 गायों को एकत्र कर लीजिए और उसका एक बछड़ा को छोड़ दीजिए और लाइए वहां, तो खोजते हुए उन गायों में अपनी मां को वो बछड़ा खोज लेगा। उसी तरह कर्म भी आपको खोज लेगा। तो आपको क्या करना है? सिंपल सा मेथड है, पुष्पे गंधम तिले तैलम। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्टम अग्नि पयसीघृतम रक्षो गुढ़म तथा देहे पश्चात मनो विवेकता। अर्थात क्या कहा कि पुष्प गंधम, फूल में सुगंध है, लेकिन उसको तोड़ना पड़ेगा, मिसना पड़ेगा। क्या कहा तिले तैलम, तिल में तेल है, लेकिन कहाँ है? उसको थोड़ा सा पीसना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। उसी तरह काष्टम अग्नि, लकड़ी में अग्नि होती है, लकड़ियों में अग्नि होती है, लेकिन उसको रगड़ना पड़ता है, जलाना पड़ता है। उसी तरह पैसी घृतम, दूध में घी है लेकिन मथना पड़ता है। रक्षो गुडम, यानी सुगर केन में, ईख में क्या होता है? सुगर होता है, लेकिन उसको पेरना, यंत्रोपित्रताम, यंत्र से पेरना पड़ता है। उसी तरह इस शरीर में सब कुछ है। योग के शरण में आकर के विवेक के साथ जब हम कर्म करते हैं तो हम 100% स्वस्थ, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और आपके इमोशनल सब कुछ बैलेंस हो जाते हैं और व्यक्ति क्या होता है? एक कुशल व्यक्तित्व का, एक गुड पर्सनैलिटी का एक व्यक्ति बन जाता है। तो इस प्रकार अगर आप योग करेंगे, नियमित करेंगे, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये प्रशिक्षक है, आप प्रशिक्षक होने जा रहे हैं, बस केवल 2 काम अगर आप कर लें, 1 घंटा स्वयं योग कर लें और 1 घंटा अपने सामने किसी दुखी, बीमार, लाचार, असहज परिवार, घर के सामने का किसी व्यक्ति को अगर आप योग समूह में सिखा दें, प्रैक्टिस करा दें, तो आपके जीवन में धन नहीं, धन्यता आ जाएगी। आपका व्यक्तित्व विकास हो जाएगा, आप महान हो जाएंगे और आप बड़े व्यक्तित्व के धनी हो जाएंगे। और ये सब संभव है योग से। मैं नहीं, महर्षि गोरक्षनाथ कहते हैं कि योग बलम देहि, सुखम देहि, धनम देहि और यशस्व ऐश्वर्य देहि। यानी अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं इस जीवन से
तो योगम शरणम गच्छामि। आपको योग के शरण में जाना होगा, योग 1 घंटा करना होगा, 1 घंटा योग कराना होगा। और ऐसा अगर आपने संकल्प ले लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि वक्त हो चला है। और वैसे भी हमारे आदरणीय भंवरलाल जी, पूरी टीम कर्नाटक की वक्त के लिए बड़े पाबंदी लोग हैं। तो मैं आप सबको, आपने मुझे 1 घंटा झेला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो नाउ यू आस्क टू मी एनी क्वेश्चन। यस। ओम आदरणीय, बहुत ही अद्भुत तरीके से हमारे सभी साधकों को ये बात समझाई कि भाई योग जो है वो कल्प वृक्ष है, योग कामधेनु है, और आपके भीतर वो सब कुछ है जो कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। मगर हो क्या रहा है, वो कस्तूरी नाभि वाली बात हो गई और ढूंढ कहीं बाहर रहे हैं। तो बहुत अच्छा आपने आज हमारे सभी साधकों के अंदर जो सुप्त शक्ति है उसको जागृत करने का एक बहुत अच्छा तरीका आपने समझाया। और बहुत खुश है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि एक सत्र और अगली बार हम बात करके रखेंगे। कई लोगों की डिमांड भी आ रही है, नीचे लिख रहे हैं। तो चलिए अभी एक एक से संवाद शुरू करते हैं। ओम जी गुरु जी, मेरे एक प्रश्न है। स्किन प्रॉब्लम के लिए अनुलोम विलोम और भस्त्रिका पूरा तीनों प्राणायाम सपोर्ट करता है या ये भस्त्रिका ज्यादा करना है? इस प्रॉब्लम के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए जी देखिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए 2-3 बातें हैं। एक, अगर स्किन प्रॉब्लम में आपको अगर कोई मान लिया जाए कि छोटा सा वो हो गया, स्किन में आपको एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, या फिर आपको दाद हो गई, खाज हो गया, खुजली, कुछ भी, तो उसमें आपको दो बातें। एक तो आपको ये देखना होगा कि उसमें जलन भी है क्या, टीस भी है क्या, पानी भी आता है क्या, पस आता है क्या, ये सारी बातें उसमें देखनी होंगी। केवल स्किन खराब है तो आप भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, जिसमें अनुलोम विलोम ज्यादा करना होगा आपको, यानी आपको आधा घंटा से 1-1 घंटा अनुलोम विलोम करना पड़ सकता है, तो आपको ये लाभ मिलेगा। लेकिन अगर उसमें वाटरिंग हो रहा है, पानी आ रहा है, रिसाव आ रहा है, पस आ रहा है, ब्लड आ रहा है, उसमें आपको वेदनाएं आ रही है, दर्द आ रहा है, तो उसमें आपको हर हाल में भस्त्रिका भी 10-15 मिनट करना पड़ेगा, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करना पड़ सकता है, और थोड़े से सपोर्टिंग के लिए आपको थोड़ा, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी बताते हैं, जैसे गोधन अर्क, आप गोधन अर्क रामबाण है उस पर लगाइए, उसे आपको लाभ मिलेगा, उसके बैक्टीरिया वायरस तुरंत मरेंगे। थोड़ी सी आप कायाकल्प तेल का इस्तेमाल कर लीजिए, वो भी आपके लिए लाभकारी होगा और तुरंत इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा आपको। तो ज्यादा अनुलोम विलोम काम करेगा जी। ओम गुरु जी। ओम ओम। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने बताया कि जो डर या फियर है वो किडनी से रिलेटेड है जी, तो जो एंजाइटी है क्या वो भी किडनी से ही रिलेटेड है? एंजाइटी, अब आप देखिए, एंजाइटी में स्प्लीन और स्टमक इन्वॉल्व होता है। एंजाइटी में स्प्लीन और स्टमक, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लीन एंड स्टमक, ये हम थोड़ा समझ लीजिए। स्प्लीन का कार्य क्या है? स्प्लीन का कार्य है जो भी हम भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद जो भी बॉडी में एनर्जी तैयार होती है, मतलब एनर्जी मीन्स विटामिन ए, बी, सी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये जो तैयार होते हैं वो हमारे हर सेल्स के पास जाना होता है। और ये जो जाता है, याद रखिएगा, एक बार बात कर लीजिए, एक बात आप ध्यान रखिएगा, आपके बॉडी में 2 तरह की बातें, एक तो ऑक्सीजन सेल्स तक जाएगा थ्रू ब्लड, वहां ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन को, दूसरी तरफ प्रोटीन न्यूट्रिशंस
ये विटामिन ए बी सी, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य हमारी स्प्लीन करती है, तिल्ली करती है। और ये हमारे बाएं तरफ अमाशय के नीचे, ये तिल्ली कहाँ है, स्प्लीन कहाँ है, ये हमारा अमाशय है, इसी के नीचे हमारी तिल्ली है, स्प्लीन है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। और स्टमक, स्टमक में क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हम खाते हैं उसको सबसे पहले वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर के वो केमिकल्स और भी तैयार करती है, लुगदी तैयार करती है, तो वो सेमी लिक्विड लिक्विड तैयार करती है। तो मेरा ये कहना है जिनको भी एंजाइटी है, एंजाइटी का मतलब हो गया कि अगर एंगोई है, मतलब वो उनको इरिटेशन है, मतलब तोड़ फोड़ वाला एंजाइटी है, तो उसमें उनको स्टमक, स्प्लीन और लीवर, 3 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होगा, स्टमक भी, स्प्लीन भी और उसके लीवर भी। और अगर वो बहुत ज्यादा आक्रोशित नहीं रहता, तोड़ फोड़ नहीं करता हो, तो उसमें स्टमक और स्प्लीन इन्वॉल्व है, उसमें उनको अनुलोम विलोम से ज्यादा कपाल भाती करना होगा। और कपाल भाती करना होगा कहाँ, स्प्लीन मतलब बाएं तरफ, ये कांस्टेंट रहेगा, और लीवर को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये कांस्टेंट रहेगा। जी गुरुजी। तो उसको स्टमक और स्प्लीन, ये दोनों, ऊपर स्टमक नीचे स्प्लीन, पूरे मोशन के साथ कपाल भाती 1 घंटा करना होगा, एंजाइटी खत्म। और इसका गुण कौन सा आता है, जैसे वात पित्त आप बोल रहे हैं, तो हाँ, स्टमक से? जी जी बिल्कुल, आपने अच्छी बात कही। पृथ्वी, 5 तत्व में एक पृथ्वी है, अर्थ, तो स्प्लीन और स्टमक अर्थ है, इस स्टमक और स्प्लीन अर्थ है। और अगर वात पित्त कफ की बात करें तो पृथ्वी कफ है, ये स्प्लीन और स्टमक कफ है। यानी जितने कफ की बीमारियां होंगी वो, उसमें आपको लगता होगा एंजाइटी, बट वो कफ की, म्यूकस की बीमारी है। आपको जब छोटे छोटे म्यूकस बॉडी में जगह जगह डिपॉजिट होने लगेंगे तो व्यक्ति एंजाइटी का शिकार हो जाएगा। तो इसलिए ये रेवती बिलाल दवर। धन्यवाद गुरुजी। जी जी, ओम गुरुजी। ओम ओम। मुझे लोअर बैक पेन है। लोअर बैक पेन है जी, और घुटने में दर्द है जी जी, डाइजेशन ठीक नहीं है, आम ज्यादा बनता है, मंदाग्नि है, इसलिए खाना खाने के 1 घंटे बाद पाँव में दर्द हो जाता है। खाना खाने के बाद, इसका मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन भी होगा। हाँ है, बिल्कुल आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। और याद रखिएगा, अमाशय में, बड़ी आंत में आपको एक मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं पैलोरिक मूवमेंट। जो भी हम भोजन करते हैं वो ऐसे चलती है, उसमें ऐसे ऊपर नीचे करते हुए चलती है। जब भी पैलोरिक मूवमेंट डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, कहा तुलसीदास जी ने, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित नित छाती जारा, प्रीत कर हूँ जो तीनों भाई, उपजहि सन्निपाद दुखुदाई। तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया इसका। तो ये जो पैलोरिक मूवमेंट उसका खराब हो जाएगा तो मल पड़ा रहेगा। और याद रखिएगा, आप अगर मल पड़ा रहेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, तो लंबर माने लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होगा, L1 L2 L3 L4 S1, इस पर ये कंप्रेशन करेगा, दबाव डालेगा। और जब ये दबाव डालेगा तो पीछे से, इधर से एक नर्व्स गुजरती है, नीचे जाती है और आपको घुटने को इन्वॉल्व कर देगी, घुटने में दर्द कर देगी। तो ये सारी बीमारियां एक साथ हैं। आप 1 घंटा कपालभाति करिए, अपना स्ट्रोक्स अपने स्टमक पर डालिए और अपने अमाशय पर, बड़ी आंत पर ये स्ट्रोक्स डालिए, यानी ऐसे कपालभाति करिए और 1 घंटा करिए। अनुलोम विलोम 15 से 20 मिनट करिए। आप इस प्रॉब्लम से 3 से 6 महीने में निजात पा जाइए। खाना क्या क्या खाने में आपको डाइजेशन कम है, यानी पित्त की ताकत कम बन रही है। पित्त कम मतलब अग्नि कम बन रही है।
तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या लेना होगा, तो आपको लीवर को क्या अच्छा लगता है वो वाला भोजन लेना होगा। लीवर को अच्छा लगता है पपीता, पपाया, लीवर को अच्छा लगता है एप्पल, लीवर को अच्छा लगता है आंवला, लीवर को क्या अच्छा नहीं लगता, मसाला अच्छा नहीं लगता, तेल अच्छा नहीं लगता, तो इसे आपको नहीं लेने पड़ेंगे। साथ में अमाशय को कम से कम परिश्रम से उसे काम करना पड़े, अर्थात डाइजेस्टिव फूड आपको ज्यादा लेना होगा, इसे आपको लाभ मिलेगा। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। हमारे माँ को बहुत समय से कहाँ पे दर्द होता है बॉडी में, उस दर्द के पास हम प्रेस करें तो वही ये डकार रहता है, वायु एक तेग आता है। उसके बाद वहां पे थोड़ा कम होता है दर्द। क्या करना चाहिए? बहुत सरल उपाय है इसके लिए। कपालभाति करते हुए अपने दोनों इंडेक्स फिंगर, ये जो इंडेक्स फिंगर है ना, अंगूठे के बगल वाली उंगली, इसको 1-1 मिनट मसाज करवाइए ऐसे। 1 मिनट सुबह, 1 मिनट दोपहर, 1 मिनट शाम, जबरदस्त फायदा आएगा। ये दोनों, ये इंडेक्स फिंगर को, तर्जनी को, ये 1 मिनट ऐसे और 1 मिनट ऐसे सुबह और शाम आप मसाज करिए, इससे फायदा मिलेगा। साथ में मेथी के दाने रात में 1 चम्मच फूलने के लिए रख दीजिए, पानी में भिगो दीजिए, सुबह उनको चबा करके गर्म पानी से ले लें, अंगूठी ये तर्जनी को ऐसे दबाएं और अच्छा कपालभाति करते हुए दबाएं। अच्छा, और देखें आप अद्भुत लाभ मिलेगा। श्रीधर जी अच्छा, ಶ್ರೀಧರ್ ಜಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಂ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ. ಪವಿತ್ರ ಜಿ ಮಾಡಿ। हाँ श्रीधर जी माताड़ी। ओम जी. हाँ ओम श्रीधर जी बताइए। ओम जी गुरु जी। हाँ हाँ ओम जी गुरु जी। ओम 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 बोलिए। नहीं वो सिर में का जरा बाल जरा एक ये हो रहा जी, इसको क्या करने का जी? सिर का बाल जा रहा है, सिर में बाल जरा, हाँ जा रहा है जी। अरे जा रहा है तो इसको जाने कौन दीजिए सा ये भाई, करने वो का जी? किस बात की। आसन प्राणायाम। शासन भी हुआ जी जी। हाँ नहीं लेडीज का जा रहा है जी। अच्छा अच्छा, चलिए आप जो है बारिश में छाता लगा दीजिए। लेडीज का पूछ रहा हूँ जी। ना बढ़िया बढ़िया, कोई बात नहीं। देखिए मेरा नहीं जी गुरु जी। नहीं आपकी बात नहीं कहता। नहीं अच्छा है, बारिश में आपने अच्छी छाता लगाई है, कोई बात नहीं। मेरा घर वाले का पूछ रहा था। हाँ चलिए, उनको हमारे और आदरणीय भंवर लाल जी की तरफ से प्रणाम। और वो बाल जा रहा है तो इसके लिए मैं बहुत सरल उपाय बताता हूँ। देखिए बाल का संबंध जो है 2-3 बात है, इसको आप ध्यान रखिए। बाल का संबंध हमारे थॉट प्रोसेस से है और डाइजेशन सिस्टम से। 2 ही कारण से बाल खराब होता है, या तो हमारा पूरा स्टमक प्रॉब्लम में है या फिर हमारा ब्रेन प्रॉब्लम में है। 2 ही तरह की खुराक अंदर से जाती है। मतलब मेरा भोजन से संबंध है, तो भोजन या तो विचार के रूप में अंदर जा रही है या फिर हमारे आहार के रूप में जा रही है। अगर विचार के रूप में जा रही है तो थोड़ा पॉजिटिव सोचने के लिए बोलिए, थोड़ा सकारात्मक सोचने का, गुस्सा कम करने का, शांति भाव में रहने, आनंद में रहने का। और अगर पेट की गड़बड़ी है तो इसके लिए आपको बाल के लिए सबसे बेहतर है स्टमक और स्प्लीन को स्ट्रांग रखना, यानी कपालभाति किया जाए। साथ में हरी साग सब्जियों का सेवन किया जाए इसलिए, और साथ में योग और शीर्षासन। और परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी ऐसे बताते हैं, यहाँ रगड़ने से, नाखून रगड़ने से इसमें लाभ मिलता है ऐसे। हाँ जी। आदरणीय भंवर लाल जी पवित्र वजन मच्छी जी। हाँ जी। कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम करते आप बोल रहे हैं ना, वो 40-45 एज में ही मेनोपॉज हो जाएगा। वो रिसाइकल थोड़ा 1.5 मंथ ऐसा हो जाएगा। वो गर्भकोश में प्रेशर हो जाए नहीं,
या अच्छे नहीं, कपालभाति 10 मिनट करती हूँ, इसकी ज्यादा अच्छा या नहीं? मैंने आपकी बात पूरी तरह शायद अच्छा करता कनेक्टिविटी के कारण मैं समझ नहीं पाया। अगर आप में से कोई समझा सके। कपालभाति वो कह रही है कि मैं 10 मिनट करती हूँ, मगर 45 एज के बाद में अगर कपालभाति ज्यादा समय करे तो उसका गर्भाशय पर असर पड़ता है, ऐसा सुना है, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर महिला गर्भवती नहीं है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और मुझे नहीं गुरुजी, गर्भवती नहीं जी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मेनोपॉज हो जाएगा ना। हाँ हाँ, तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि मेनोपोज में आपको कपालभाति करने से ड्यूरिंग मेनोपोज ये काम नहीं करना है, लेकिन उसके पहले और बाद में आप अगर कपालभाति आधा घंटा करें तो ये भ्रांति है, आप मिटा दें। कभी भी यूट्रस या ओवरीज के कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ठीक है। ओके, वो लास्ट साइकिल आते हैं ना 10 दिन, साइकिल आते हैं ना मंथली, 10 दिन 12 दिन ऐसे चलते हैं ना, उसमें प्रेशर जास्ती हो जाएगा ना, इसीलिए मैं पूछ रही थी। नहीं, तो मैं एक बात बता रहा हूं आपको, 2 ऑर्गन्स, 2 जगह, एक लीवर और स्प्लीन, उनको क्या करना है। अभी तो मैंने पाँव में वो पहन रखा है, मोजा पहन रखा है, ये पैर के अंगूठे में, बिग टो में मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अंगूठे में आप देख लीजिए, यहाँ नाखून के दोनों तरफ काला धागा या ब्लैक रबर आप लगा दीजिए। ये आप मैं दिखा रहा हूं, यहाँ ये नाखून के इधर और इधर कॉर्नर पे दोनों तरफ आप केवल ब्लैक धागा या ब्लैक रबर, लेकिन वो धीरे से लगाएंगे ताकि वहां ब्लड वो नहीं हो, और आप देखें इस प्रॉब्लम से आपको निजात मिल जाएगा। और साथ में आप बिल्कुल वो कपालभाति से ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप कह रहे हैं जी। ओके, लास्ट अंतिम तो अनिल जी। दोनों पैरों अनिल जी। में, दोनों में ओम जी गुरु जी। ओम गुरु जी, पार्किंसंस के लिए कुछ ट्रीटमेंट है क्या ये योग में? हाँ, बिल्कुल है। पार्किंसन जो बीमारी है जिसमें कंपवात बोलते हैं, ऐसे हाथ पैर बॉडी गर्दन ऐसे हिलने लगते हैं, ये ब्रेन में एक डोपामीन होता है, एक केमिकल है डोपामीन। अगर ये इसका सिक्रिएशन कम होगा या बहुत ज्यादा होगा, यानी इसके सिक्रिएशन में, श्रावण होने में अगर बैलेंस नहीं होगा तो नाउ ये प्रॉब्लम उनको जो है ना डेवलप हो जाएगा पार्किंसन की। तो डोपामीन के लिए एलोपैथ में डोपामीन की टैबलेट्स आती है, बट हमारे यहाँ डोपामीन के लिए उनको शीर्षासन करना अनिवार्य होगा, और शीर्षासन नहीं कर सकते हैं तो उन्हें दीवार के सहारे या फिर गर्दन किसी भी तरह से नीचे और पैर ऊपर होना चाहिए, वो आसन करें। साथ में उनको जिनको पार्किंसन है वो अनुलोम विलोम ज्यादा करें, और अनुलोम विलोम में जैसे श्वास को लिया और होल्ड कर लिया उन्होंने, अंतः कुंभक करना जरूरी है, उनको अंतः कुंभक करना जरूरी है। और याद रखें जितना समय अंतः कुंभक करने में हो उतना ही समय वो बाह्य कुंभक भी करे। यानी अगर एक बार श्वास लें तो 10 बार गिन करके अंतः कुंभक कर लें और श्वास छोड़ के 10 बार बाह्य कुंभक कर लें, आप देखेंगे डोपामीन में जबरदस्त वो फायदा होता है। थैंक यू जी। अनुराधा। ओम सर। ओम जी। ओम गुरु जी, बहुत ही अभिनंदन साहब, धन्यवाद आपको, प्रणाम, दोनों गुरु भाइयों को प्रणाम सर। मेरा कुछ छोटा सा क्वेश्चन है सर, एल्बो कोनी के पास दर्द हो रहा है कुछ लोगों के लिए, मेरा भी दोस्त है, उसके लिए कुछ उसका निवारण के लिए क्या करना चाहिए? देखिए ये लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड कोनी। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, आज सभे स्वामी जी ने इंडिया टीवी पे बड़ा विस्तार से इसकी चर्चा की थी। आज मैं सुना, वो भी सुना स्वामी। हाँ, बिल्कुल। अब उनसे बड़ा तो मेरा कोई विस्तार हो नहीं सकता है। लेकिन मैं एक्यूप्रेशर के बारे में बता दूं थोड़ा सा, कि आप ये जो अंगुली है जी,
मतलब लेफ्ट की लेफ्ट तर्जनी और राइट की राइट तर्जनी, ये हमारा हाथ को रिप्रेजेंट करती है। जी जी। और मैं कमाल की बात बता दूं, अगर ऊपर ये कलाई में कोई प्रॉब्लम हो तो फर्स्ट जॉइंट पे, और अगर ये केहुनी में कोई प्रॉब्लम है तो हाँ, मिडिल कोनी है जॉइंट ना। पे, जय जय, हाँ जी। मिडिल जॉइंट पर, और ये कंधे में कोई प्रॉब्लम हो तो ये इनर जॉइंट पर, अंदर की ओर। इसको हम लोग आयुर्वेद की भाषा में नीचे वाले जोड़ को कफ जोड़ बोलते हैं, बीच वाले को पित्त जोड़ बोलते हैं, ऊपर वाले को वात जोड़ बोलते हैं। तो पित्त जोड़ ये हमारा, ये वात जोड़ है, पित्त जोड़ है, कफ जोड़ है। तो पित्त जोड़ यानी ये बीच वाले में थोड़े से, इसको अगर हम कपाल भाती करते करते इसको मसाज कर दे, ऐसे मसाज कर दें और कपाल भाती जी, तो आप देखेंगे प्रथम दिन से इसमें लाभ मिल जाएगा। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद गुरु जी। लास्ट अनुराधा जी, लास्ट फाइनल अनुराधा जी। आवाज नहीं आ रहा है आपका। सुब्राय और मानविड़ी। ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅನುರಾಧ ಜಿ, ತಮ್ದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಬ್ರಾಯ್ ಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜನಗಣ. ಅನುರಾಧ ಅವ್ರನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ, ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಬ್ರಾಯ್ ಜಿ ಮಾತಾಡಿ ಬೇಗ. ನಮಸ್ತೆ नमस्ते। गुरुजी, वेरिकोस वेन के लिए क्या ये है? और ये और वन मोर, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए योगा कैसे हेल्प करता है? वेदर इट्स मैंडेटरी दैट योगा विल हेल्प मोर फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और ऐसे? देखिए, दो प्रश्न आपने किया, एक तो वेरिकोस वेन्स के बारे में कहा, दूसरा आपने हाउ कैन यू डेवलप योर स्पिरिचुअली। हाँ, वेदर सपोर्ट करता है योगा एंड इट्स वेदर इज मैंडेटरी। हाँ ठीक, तो मैंने दो बात बता दूं। ये जो वेरिकोस वेन्स है, वो अगर 10 रोगी को अगर हम लोग देखते हैं, उसमें से 9 रोगी को वेरिकोस वेन्स पांव के नीचे होता है। ये स्केपुला में, यहाँ पे पांव में यहाँ, ये यहाँ या यहाँ देखने को मिलता है। तो वेरिकोस वेन्स है क्या? ये वेरिकोस वेन्स जो है वो लीवर की प्रॉब्लम है। अगर आपके लीवर में पित्त का अगर सामंजस्य नहीं होगा या पित्त ज्यादा बनेगा, तो उस समय आपको वेरिकोस वेन्स के जैसी बीमारी से सफर करना पड़ेगा। तो उसमें आपको कपाल भाती थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। और याद रखिएगा, जो लीवर को अच्छा लगता हो वो वाला उसको डाइट दीजिए, आप देखेंगे कि बहुत लाभ मिलेगा। और अगर थोड़ी सी एक्यूप्रेशर की बात करें तो हमारे दोनों रिंग फिंगर, ये जो नीचे वाले जोड़ है, इसको हमेशा आप दबाते रहिए। जब भी कपाल भाती करिए तो इसको थोड़ा पुश कर लीजिए, तो वेरिकोस वेन्स में लाभ मिल जाएगा। दूसरी बात, इस स्पिरिचुअली की बात आपने कही, तो देखिए अध्यात्म का अर्थ होता है स्वयं को जानना, और स्वयं को जानने के लिए योग और साधना। मैंने योग की एक ही पक्ष की बात कही, और चूंकि साधना की बात मैंने की नहीं, अपने इंद्रियों से, साधना का मतलब होता है अपने जो इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हो और ज्ञान इंद्रियां हैं, इन दोनों को बैलेंस करना। यानी आपको जो देखने की चीज हो वही देखेंगे, जो सुनने की चीज हो वही सुनेंगे, जो बोलने की चीज हो वही बोलेंगे, जो खाने की चीज हो वही खाएंगे। यही है इसे ये आत्म संयम। और ये आत्म संयम योग और ध्यान से बड़ा कुछ भी संभव नहीं है। कि जब आप लगातार प्रयास करेंगे, यानी श्रद्धेय स्वामी जी 3 बात कहते हैं कि कितने समय, कौन सी विधि और उनका कैसे करें, तो टाइम कितना, जब इस पर फोकस करेंगे, यानी योग फॉर नॉलेज, योग फॉर प्रैक्टिस एंड योग इन एक्शन, ये जब 3 तरीके से जब हम योग करना शुरू कर देंगे, तो जब हम केवल ये सोच के योग करें कि बीमारी मिटेगी, तो रियली आपकी बीमारी मिटेगी, स्पिरिचुअली आप डेवलप नहीं होंगे। लेकिन जब आप ये सोचेंगे कि योग हम कर रहे हैं स्वास्थ्य के लिए, योग के मैं जीवन जीने का अभ्यास जब करेंगे, तो हमारा धीरे धीरे स्पिरिचुअली चेंजिंग आना शुरू हो जाएगा। जी ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। राधिका जी ने मैसेज किया है कि तुलसीदास जी का दोहा और गोरखनाथ जी का और 1-2 श्लोक जो आपने बोले हैं वो कृपया हमें भेजें। तो भ्राता जी वो भेज दीजिएगा, मैं उनको ग्रुप में डाल दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ चार्ट और जो भी पिछले बार एक्चुअली आपने वो पीपीटी बताई थी, और भी
कुछ लोगों ने मैसेज किया कि इस तरह की कुछ चार्ट वगैरह भोजन की डाइट चार्ट वगैरह हो तो भेजिए, तो जरूर आप भेज दीजिए, इनको जरूर हम दे भेजूंगा, जरूर देंगे। भेजूंगा जी। हाँ, तो भ्राता जी एक्चुअली इतना इंटरेस्टिंग लोगों को लगा है, मैसेज के ऊपर मैसेज डालते जा रहे हैं, तो आधा घंटा कैसे चला गया हमें पता ही नहीं चला। चलिए कोशिश करेंगे हम आपसे वार्ता करके एक और सत्र रखने की। बड़ा आनंद आया सबको, सबने बहुत ही इसका लाभ लिया, और हम इसको यूट्यूब में और फेसबुक लाइव में भी, मेरे पेज में लगभग 45,000 लोग जुड़े हैं, तो उस पेज पर भी हमने लाइव किया है, सारे लोग उसको देख रहे हैं देश विदेश में। और हम चाहते हैं कि जो भी, जैसे महाराज श्री जी के एक सेवक के रूप में उनके जो भी विचार है उनको हम करोड़ों करोड़ों लोगों तक पहुंचाएं, तो हमारा इस सेवा में जुड़ना सार्थक होगा। और सचमुच में हम बहुत सौभाग्यशाली है कि विश्व के ऐसे एक विराट मिशन में, इस विश्व के विशालतम परिवार के हम हिस्सा है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। तो आइए इसी बात के साथ कि हम सब मिल करके अखंड प्रचंड पुरुषार्थ जो महाराज जी कहते हैं, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्के इरादे के साथ इस कोरोना का खात्मा करेंगे, और पूरे विश्व को जो है, महाराज जी एक बात बोलते हैं कि भाई जब कभी सैटेलाइट से एक इस दुनिया का चित्र लिया जाए तो पूरी दुनिया सुबह जो है योग करती हुई नजर आए, वह चित्र, वो बात साकार हो जाए। इसी भावना के साथ आज के सत्र को यहीं विराम देंगे, और बहुत जल्द फिर आपसे मिलने का प्रयास करेंगे, सबको मिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी। ओम प्रणाम। ओम ओम प्रणाम, और पूरी कर्नाटक की धरती को और आपको बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम भ्राता जी।